हेलो बच्चों, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। सो आज हम अपना एक नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे शुरू करेंगे। टॉपिक आपके सामने है स्क्रीन पे, दैट इज फ्रॉम योर चैप्टर 2 इटसेल्फ, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। तो ये टॉपिक मैं पहले करा के देन आई मूव टू अनदर रिलेटेड टॉपिक, ठीक है। तो लास्ट क्लास में याद करो बच्चों, हमने क्या किया था, हमने नेशनल इनकम की डेफिनेशन से शुरुआत करी। हम उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम स्टॉक एंड फ्लो। देन वी डिड द फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। देन वी टॉक्ड अबाउट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस एंड नेट, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस, ठीक है। तो अभी तक हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी हैं। अब उसके बाद हमारा एक ये कंसेप्ट आता है। तो ये कंसेप्ट भी बच्चों इंपॉर्टेंट है फॉर अ 3 मार्कर क्वेश्चन। यहाँ पे डिफरेंस आपका बन सकता है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। उसके अलावा ये कंसेप्ट समझना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज आजकल क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड कम आते हैं। तो उस पे इसकी क्लैरिटी अगर आपको होगी तो आप इसके बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस बड़े आराम से कर पाओगे, राइट। वो बाद में आएंगे। तो पहले एक बार ये टॉपिक पढ़ लेते हैं बिफोर वी टॉक अबाउट एंड कम टू दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो दो चीजें हमारे सामने बच्चों, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। अब नाम से भी अगर हम कुछ जज कर पाए, फैक्टर इनकम याद करो, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे, ठीक है। सो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं बच्चों? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ठीक है। तो ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये इनका काम क्या है? ये हमें प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, और इसकी वजह से हम इनको पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो जो इनकम इनको मिलती है, द इनकम विच इज अर्न्ड बाय दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, वो कहलाती है फैक्टर इनकम, ठीक। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखे, मार्क करेंगे एक बार। सो फैक्टर इनकम रेफर्स टू income received by factors of production for rendering factor services in the production process, ठीक है। तो फैक्टर्स सर्विसेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? अभी हमने लिखा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइज। लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलेगी वेज, कैपिटल को मिला इंटरेस्ट और एंटरप्राइज को मिला प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज इसके साथ में ही कह दूंगी बच्चों, हमने कहा इन्होंने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी, प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट किया, योगदान दिया, जिसकी वजह से इनको इनकम मिली। तो ये क्या है? ये अर्नड कंसेप्ट है, ये अर्नड इनकम है, कमाई हुई इनकम है, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं मिली, बिना काम करे नहीं मिली, कमाई हुई इनकम है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, ठीक है। बट अगर हम बात करें बच्चों ट्रांसफर इनकम की, नाम से ही क्या दिख रहा है? ट्रांसफर, मतलब एक ने दूसरे को ऐसे ही दे दी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं आपको आपके पेरेंट्स ने पॉकेट मनी दी, राइट। तो पॉकेट मनी आपने कमाई नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आप पेरेंट्स का भी, आपको लगता है पेरेंट्स का भी काम कर रहे हैं, मे बी वट एवर, बट दैट इज नॉट अर्निंग, नो प्रोडक्शन इज हैपनिंग, राइट। तो वो जो आपको पॉकेट मनी रिसीव हो रही है, वो दैट इज because of some other reason, right? So they want to give you something out of affection, out of your needs, whatever, right? तो वो basis बिल्कुल अलग है, that is not linked to the production process at all। तो जो पैसा बिना कमाए हुए मिलता है, ऐसे ही पास कर दिया जाता है from one hand to the other, right? So that is unilateral, one sided। आपका कोई योगदान नहीं है प्रोडक्शन प्रोसेस में, आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया पर आपको पैसे मिल गए, तो वो इनकम क्या कहलाएगी? ट्रांसफर इनकम, ठीक है। तो डेफिनेशन देखें यहाँ पे, ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न, ठीक है। सो दिस इज वन साइडेड और अ यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इट, राइट। तो फैक्टर इनकम बच्चों कमाई हुई इनकम है, ये वाली ट्रांसफर इनकम बिना प्रोडक्टिव सर्विस दिए मिल गई, तो ये अनअर्नड या, so this is unearned income, or what we call as, this is just a receipt concept,
ठीक है। तो ये अर्न कंसेप्ट है, अर्निंग कंसेप्ट है, ये रिसीट कंसेप्ट है। सिर्फ हम ले लेते हैं, हमें मिल जाती है, हम उसको कमा नहीं रहे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक ऑफ इट, राइट? सो लेट अस सी फर्दर। तो अब हम बच्चों ये पढ़ क्यों रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो अगर हमने कहा नेशनल इनकम इज द होल सोल, इज द calculation of national income and the related aggregates is the aim and objective of this unit। तो नेशनल इनकम में क्या जुड़ना चाहिए? आपको क्या लगता है, फैक्टर इनकम जुड़े या ट्रांसफर इनकम? नेशनल इनकम बाय द वेरी कॉन्सेप्ट हमने कहा किस चीज की वैल्यू, हमने बोला था मनी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वेरी बेसिकली। तो प्रोडक्शन प्रोसेस इज द मेन थिंग विच इज लीडिंग टू जनरेशन ऑफ नेशनल इनकम। प्रोडक्शन होगी तो गुड्स बनेंगे, गुड्स बनेंगे तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी, राइट? तो प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सी इनकम है? फैक्टर इनकम, ना कि ट्रांसफर इनकम। तो फैक्टर इनकम इज द ओनली इनकम विच गेट्स एडेड टू द नेशनल इनकम। ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में नहीं जुड़ती, ठीक है? तो वही चीज आपके सामने है यहाँ पे, हालांकि वो डिफरेंस आगे करेंगे वहां भी आएगा। तो ये यूनिलेटरल या वन साइडेड कॉन्सेप्ट है बच्चों, सिर्फ हमने ली है, हमें मिली है, हमने इसके बदले में कोई सर्विस नहीं दी। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल में भी और डोमेस्टिक इनकम किसी भी इनकम में नहीं जुड़ती, ठीक है? एज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसका रीजन हो गया बिना प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट किए, बिना योगदान दिए हमें ये पैसा मिल रहा है, ठीक है? एग्जाम्पल देखते हैं, ओल्ड एज पेंशन। अब यहीं पे बच्चों एक चीज आपको क्लैरिफाई कर दूंगी, दो किस्म की पेंशन होती है, ठीक है? पेंशन जैसे ही बोला जाता है तो कॉमन भाषा में इसको कोई भी इसको क्या समझता है? रिटायरमेंट पेंशन, एज इन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको रिटायर होने के बाद जो पेंशन मिलती है, हालांकि अब तो वो भी खत्म हो गई है। सो रिटायरमेंट के बाद जो आपको पेंशन मिली, जो पैसा मिला, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट पेंशन, ठीक है? एक पेंशन है जो आपके सामने अभी हमने पढ़ी, जो है ओल्ड एज पेंशन। अब इन दोनों में फर्क है, ठीक? फर्क क्या है सोच के देखो। रिटायरमेंट पेंशन जो अभी हमने कहा, आपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड 20 साल या उससे ज्यादा काम करते हैं तो रिटायरमेंट पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर आपने सरकार के लिए काम किया, ओवर ऑल दीज इयर्स यू वर्कड, और काम करने की वजह से आप एंटाइटल हुए इस रिटायरमेंट पेंशन के लिए, तो ये आपकी क्या है? ये आपकी कमाई हुई इनकम है। दिस इज अर्नड इनकम। आई होप यू अग्री विथ दिस। मैंने काम किया, उसकी वजह से मेरे को ये रिटायरमेंट पेंशन मिलेगी, मेरे को ऐसे ही खैरात में नहीं मिल जाएगी, ठीक है? तो ये अर्नड इनकम है। मैंने अपनी फैक्टर सर्विस, अपनी लेबर सर्विस गवर्नमेंट को दी और उसकी वजह से मुझे ये रिटायरमेंट पेंशन मिली। तो ये क्या कहलाएगी बच्चों? ये फैक्टर इनकम होगी। रिटायरमेंट पेंशन फैक्टर इनकम है, तो ये नेशनल इनकम में जुड़ेगी। बट अगर मैं कहूँ ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन कौन सी होती है? नाम से क्या पता चल रहा है? जो सीनियर सिटीजन्स हैं, ओल्ड एज की वजह से उनको हर महीना एक स्टिपुलेटेड अमाउंट मिलेगा इफ दे गेट रजिस्टर्ड देमसेल्व्स विद द गवर्नमेंट, कि हम सीनियर सिटीजन्स हैं, हमें वी आर एंटाइटल्ड फॉर दिस, हमें हर महीना वो अमाउंट मिले। तो वो उनको अगर अमाउंट मिलता है तो वो उनकी एज की वजह से मिल रहा है। उन्होंने कोई गवर्नमेंट के लिए काम नहीं किया, उन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट नहीं किया, दे डिड नॉट वर्क, दे आर नॉट वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट। तो एज क्राइटेरिया की वजह से अगर उनको वो पैसे मिल रहे हैं, तो ये क्या है? यूनिलेटरल या वन साइडेड, एंड दिस इज व्हाट इज वी कॉल एज अ ट्रांसफर इनकम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट? तो ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफर इनकम है, नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगी। रिटायरमेंट पेंशन फैक्टर इनकम है, नेशनल इनकम में जुड़ेगी। तो अब यहाँ पे आपने एक नई चीज सीखी कि पेंशन दो किस्म की है और दोनों में क्या फर्क है, ठीक है? स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप क्या है? स्कॉलरशिप अगर याद करो हमने पढ़ा था कहाँ पे? गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर में, है ना? तो अगर गवर्नमेंट इसको दे रही है, राइट, तो दैट वाज एन एक्सपेंडिचर वी टॉक्ड अबाउट। तो स्कॉलरशिप क्या है बच्चों? अगेन इट्स यूनिलेटरल वन साइडेड। तो आप अगर किसी को स्कॉलरशिप मिल रही है, किसी बच्चे को, तो वो उसने प्रोडक्शन प्रोसेस में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, ठीक है? तो जस्ट एज एज एन असिस्टेंस, एज अ हेल्प, द चाइल्ड इज बीइंग गिवन स्कॉलरशिप, राइट? तो यूनिलेटरल।
अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो अगर कोई बंदा, कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड है, तो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही इज अनएम्प्लॉयड, टू हेल्प हिम incur his basic expenses, government gives him an allowance, right? तो वो भी क्या हो गया, दैट्स अ ट्रांसफर इनकम। वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसको वो पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो यूनिलेटरल। पॉकेट मनी, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, पॉकेट मनी भी कमाई हुई नहीं होती, दैट इज जस्ट बीइंग रिसीव्ड, राइट? तो रिसीट कंसेप्ट। I hope you have understood these examples and the transfer income, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज देखेंगे बच्चों, टैक्सेस रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट आर द ट्रांसफर इनकम्स। अगर आपको याद हो, जब हमने गवर्नमेंट बजट के चैप्टर में भी टैक्सेस पढ़े थे, तो हमने कहा था टैक्सेस क्या है, कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट। तब भी मैंने आपको कहा था, ट्रांसफर वर्ड वहां पे ऐड कराया था, और आपको कहा था नेशनल इनकम के चैप्टर में आएगा, तो वही चीज अब यहाँ आ रही है। तो टैक्स एक ट्रांसफर क्यों है? टैक्स एक कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट हम बोलते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर इनकम गवर्नमेंट की हो गई। तो उसका कंसेप्ट क्या है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्स लगाया, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स है, या जीएसटी अगर हम कहें, तो पहली बात आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, दैट इज कंपलसरी। अनदर थिंग, दैट्स अ ट्रांसफर, बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने इनकम टैक्स पे किया, तो इनकम टैक्स मैंने पे किया, उसके बिल्कुल बदले में मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है, नॉट रिसीविंग एनीथिंग इन रिटर्न, राइट? सो दैट इज अगेन यूनिलेटरल, ठीक है। सो दैट इज नॉट लिंक टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, राइट? So that is what we are, talking about here. Taxes received by the government are transfer incomes of the government as they are received without providing any productive service in return. तो यहाँ पे ये इस चीज को डिस्कस करने की क्या रेलेवेंस है बच्चों, कि टैक्सेस, हालांकि अभी दोबारा हम पढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट में, बट टैक्सेस नेशनल इनकम में नहीं जुड़ते। क्यों नहीं जुड़ते? बिकॉज वो ट्रांसफर इनकम है, ठीक है। नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम जुड़ती है, बिकॉज वही प्रोडक्शन प्रोसेस से जुड़ी हुई होती है, लिंक्ड होती है, ठीक। Similarly, subsidies paid by the government are transfer payments of the government. ठीक है। तो ना टैक्सेस ना सब्सिडीज, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ either which ways, they are not a part of the national income, ठीक है। ओके, सो हैविंग डन दिस, नाउ लेट अस सी फर्दर। अब यहाँ बच्चों आपको दो किस्म के ट्रांसफर्स दिए हैं, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, बट स्टिल मीनिंग बता देती हूँ यहाँ पे, इतना हमें पता होना चाहिए। सो करंट एंड कैपिटल ट्रांसफर्स, ट्रांसफर कोई भी दिया हो, आंख बंद करके ट्रांसफर अगर हमें दे रखा है, मैं अगर न्यूमेरिकल की भी बात करूं, तो ट्रांसफर कहीं भी नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो चाहे वो करंट है चाहे कैपिटल है, पर यहाँ पे इसका कॉनोटेशन क्या है, करंट ट्रांसफर वो ट्रांसफर है जो हमारी करंट इनकम में से दिए जाते हैं, ठीक है, ये हमारी करंट इनकम में जुड़ते हैं। कैपिटल ट्रांसफर हमारी वेल्थ में से पे किए जाते हैं, वेल्थ में जोड़ते हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे मीनिंग देख लेंगे, करंट ट्रांसफर्स आर मेड आउट ऑफ इनकम, whereas capital transfers are made out of the wealth of the pair, ठीक। करंट ट्रांसफर्स रेगुलर होते हैं, कैपिटल ट्रांसफर्स इरेगुलर होते हैं, ठीक। एग्जाम्पल अभी देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। करंट ट्रांसफर्स आर मेंट फॉर कंजम्पशन पर्पस, तो आपको अभी मिला है, दैट इज मेनली मेंट फॉर योर रूटीन यूसेज और कंजम्पशन। कैपिटल ट्रांसफर्स आर मेनली मेंट फॉर अक्यूमुलेशन और कैपिटल फॉर्मेशन, ये आप अपनी वेल्थ में जोड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल करंट ट्रांसफर, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, ओल्ड एज पेंशन, तो कोई बुजुर्ग इंसान है जो सीनियर सिटीजन है, उसको हर महीने सरकार ओल्ड एज पेंशन दे रही है, तो किस लिए दे रही है? ताकि वो अपना रूटीन खर्चा चला सके, उसको हेल्प के लिए, राइट? तो क्या हो गया, करंट ट्रांसफर। आपको गिफ्ट मिला, ठीक है, सो दैट इज दैट विल ऐड टू योर करंट इनकम, राइट? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जैसे भी हमने बात की, कोई अनएम्प्लॉयड है, उसको हेल्प के लिए अगर गवर्नमेंट पैसा दे रही है, अलाउंस दे रही है, दैट इज again what is we call as a current transfer, because that will help him to incur his current expenses. कैपिटल ट्रांसफर्स अगर आप देखें यहाँ पे बच्चों, इन्वेस्टमेंट ग्रांट, नाम से हमें क्या पता चल रहा है, ग्रांट मिली है। गवर्नमेंट अगर ग्रांट दे, फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस को या कोई ऑर्गेनाइजेशन दूसरे को ग्रांट दे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो उन्होंने फिक्स एसेट्स खरीदने हैं, कोई मशीनरी खरीदनी है जो बहुत महंगी है, उनको हेल्प करने के लिए सरकार उनको इन्वेस्टमेंट में मदद कर रही है। तो क्या हो गया, उनकी कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प हो रही है, राइट? स्टॉक एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल गेन्स टैक्स, जो हम टैक्स, आप याद करो कैपिटल गेन्स टैक्स कहाँ पड़ा था, डायरेक्ट टैक्स में, गवर्नमेंट बजट में।
तो आपको कैपिटल गेन हुआ, आपने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया, आपकी वो वेल्थ में ऐड हुआ, सो उस पे आप टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को। यू आर पेइंग अ टैक्स आउट ऑफ योर वेल्थ, राइट? सो दैट इज अ कैपिटल गेन्स टैक्स। ठीक है, सो अगेन वो रेगुलर नहीं है, रोज रोज नहीं होगा, एंड दैट इज पेड आउट ऑफ योर वेल्थ। वॉर डैमेजेस एक्सेट्रा, वॉर डैमेज नाम से हमें क्या पता चल रहा है? अगर वॉर वाली सिचुएशन है जिसपे द विक्टिम, राइट, द पीपल हु आर इन्फ्लिक्टेड द डैमेज अपॉन, जिनको नुकसान हुआ है, तो उनको कॉम्पेंसेशन देना। ठीक है, उनको वॉर के जो डैमेजेस हुए उनकी वजह से उनको पैसे देना या चीजें देना। सो दे आर वॉर डैमेजेस पेड बाय से वन गवर्नमेंट टू द अदर। तो उनको जो मिला, दैट इज अगेन, सो व्हाट इज द गवर्नमेंट विच इज पेइंग, इट इज पेइंग आउट ऑफ इट्स वेल्थ, राइट? तो वो करंट ट्रांसफर नहीं कहलाएगा, वो कैपिटल ट्रांसफर कहलाएगा। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट करंट एंड कैपिटल, तो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक, अब इससे अगले टॉपिक पे आते हैं जो हम एक्चुअली पढ़ रहे थे बच्चों, फैक्टर और ट्रांसफर इनकम। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट करके मार्क करना। आई विल नॉट बी एबल टू शो यू द एंटायर पेज फॉर दिस, बट नॉनदलेस पॉइंट्स हमने कहीं ना कहीं सारे डिस्कस कर लिए, बट डिफरेंस देखते हैं। सो ये डिफरेंस कई बार बच्चों आ जाता है 3 या 4 नंबर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला मीनिंग जैसे हम करते आए हैं, द सेम डेफिनेशन विच वी डिड। फैक्टर इनकम क्या होती है? इट रेफर्स टू द इनकम received by the factors of production for rendering factor services in the production process. Transfer income, on the other hand, is the income received without rendering any productive service in return. ठीक, सेकंड, फैक्टर इनकम दोनों में, नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगी। फैक्टर इनकम ही जुड़ती है, जो हमने बार बार बोला। ट्रांसफर इनकम कहीं भी नहीं जुड़ेगी। ठीक है, तो फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। हाउएवर, ट्रांसफर इनकम इज नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट, सो जो मैंने आपको कहा, फैक्टर इनकम इज अर्निंग कंसेप्ट, कमाई हुई इनकम है। ट्रांसफर इनकम इज अ रिसीट कॉन्सेप्ट, सिर्फ मिल जाती है, हमने इसके लिए कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखें, आपको 2 पॉइंट्स और मिलेंगे। सो वो हमने 3 मेन पॉइंट्स करे। चौथा, रिसिपिएंट, मिल किसको रही है? फैक्टर इनकम किसको मिलती है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप इन द फॉर्म ऑफ रेंट, wage, interest, and profit, right? So it is received by the factors of production. Transfer income is received by households and the government. ठीक है, तो मेनली हाउस को या गवर्नमेंट को, अगर दूसरी गवर्नमेंट से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से पैसा मिल जाता है, या हाउस होल्ड से जो टैक्सेस मिलते हैं, तो वो सारा गवर्नमेंट का ट्रांसफर इनकम है। ठीक है, नेक्स्ट वन, तो 4 मेन पॉइंट्स बच्चों डिफरेंस के हो गए। अगर 4 पॉइंट्स आपको चाहिए हो बेसिस द नीड ऑफ द क्वेश्चन। उसके अलावा है हमारा एग्जाम्पल, तो जैसे हम करते आए हैं, एग्जाम्पल अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में तभी लिखेंगे एज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो एग्जाम्पल आपके सामने है। फैक्टर इनकम में हमने 4 ही एग्जाम्पल्स पढ़े, 4 फैक्टर इनकम्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ट्रांसफर इनकम में स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या पॉकेट मनी, राइट? कुछ भी आप लिख सकते हैं। सो आई होप बच्चों वी आर क्लियर विद फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। ये हमने क्यों पढ़ा? ये हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि नेशनल इनकम जो हम पढ़ रहे हैं या कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसमें सिर्फ फैक्टर इनकम जुड़ेगी। हमें ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, बिकॉज फैक्टर इनकम ही सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड होती है, उसकी वजह से जनरेट होती है। सो हैविंग डन दिस नाउ, वी आर अगेन सेकेंड चैप्टर में ही है बच्चों, पर एक अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो फैक्टर इनकम पढ़ी, तो उससे साथ ही रिलेटेड हमारी एक चीज आती है, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। ठीक है, वो भी क्यों पढ़ेंगे ये भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे अब देखना, हमने जो इन्वेस्टमेंट वाला कंसेप्ट पढ़ा था, इसी के आगे आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। लेट मी शो यू। टॉपिक नंबर है 2.7, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसी में थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो आपको यहां मिलेगा, जस्ट सी ओवर हियर। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस, राइट?
अब यहाँ पे हमें हमारी दूसरी इक्वेशन मिलेगी और एक कंसेप्ट मिलेगा। पहले मैं ये कराऊंगी, उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पे जाऊंगी जो इसके ऊपर दे रखा था, ठीक है। तो अभी हमने बच्चों पढ़ा था फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या थी, याद करो। इनकम विच इज रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। फैक्टर सर्विसेज उन्होंने दी, उनको बदले में पैसा मिला। तो इनकम उनके लिए हुई जो अर्न कर रहे हैं, ठीक है, जो पे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आई एम वर्किंग इन अ स्कूल, सो आई एम गिविंग माई सर्विसेज, मेरी भी लेबर सर्विस है, राइट। स्ट्रिक्टली बाय द डेफिनेशन व्हेन वी टॉक अबाउट लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, आई एम रेंडरिंग माई लेबर सर्विसेज, आई एम ड्रॉइंग अ सैलरी। तो जो सैलरी मेरे को मिली वो मेरी क्या है, फैक्टर इनकम है, मेरी कमाई हुई इनकम है। जो मेरा एम्प्लॉयर पे कर रहा है उसकी कॉस्ट। तो मेरी इनकम फैक्टर इनकम हुई, जिसने पे किया उसकी क्या होगी, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सेम ही है, जस्ट दैट वी आर व्यूइंग इट फ्रॉम अनदर पार्टीज परस्पेक्टिव। जो पे कर रहा है वो कॉस्ट इनकर कर रहा है, जो रिसीव कर रहा है वो इनकम ले रहा है, राइट। सो फैक्टर कॉस्ट देखेंगे बच्चों एक बार। फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। वही चीज है, समझ आ गई आपको, आई गेस, राइट। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने कंट्रीब्यूट किया, योगदान दिया प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो इसके लिए जो उनको पेमेंट करी, जो कॉस्ट इनकर करी, वो फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, मैं आई एम अ प्रोड्यूसर और मैंने जो रेंट भरा लैंड के लिए, जो लेबर को मैंने वेज पे करी, इंटरेस्ट जो मैंने कैपिटल के लिए दिया, और जो मेरी एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट मेरे को मिलना चाहिए, ये सब मिला के मतलब जो मेरी एक्चुअल वैल्यू, द वर्थ ऑफ माय कमोडिटी जो मैं बना रही हूं, फॉर एग्जाम्पल वो 500 रुपए है, ठीक है। सो दैट इज 500 रुपीज। सो ये 500 क्या दिखा रहा है, ये है फैक्टर कॉस्ट। आई होप वी आर क्लियर, राइट। पर 500 रुपए की वर्थ की चीज मैंने बनाई, जब वो मार्केट में जाती है उसका प्राइस बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, क्योंकि या तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा देती है, मेजरली टैक्स ही लगता है, राइट। टैक्स लगा देगी बच्चों, तो क्या होगा, याद करो इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़े थे गवर्नमेंट बजट के चैप्टर में। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, जो गुड्स और सर्विस पे लगते हैं। तो अगर मेरे इस 500 रुपए की कमोडिटी पे गवर्नमेंट ने 10% का टैक्स लगाया, 50 रुपए टैक्स जुड़ जाएगा, 550 की कमोडिटी हो गई, राइट, या वर्थ ऑफ दैट कमोडिटी। तो इस 550 पे वो मार्केट में बिकेगी, तो वो क्या कहलाएगा, मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे दो चीजों की बात मैं कर रही हूं। एक है एक्चुअल वर्थ ऑफ अ कमोडिटी, आई एम राइटिंग ओवर हियर समझने के लिए, ठीक है। दिस इज एक्चुअल वैल्यू या वर्थ ऑफ अ कमोडिटी, ठीक। तो वो कहलाती है फैक्टर कॉस्ट। जितना हमने सारे फैक्टर ओनर्स को उनकी सर्विसेज के लिए पे करा, वो मेरी एक्चुअल वर्थ ऑफ अ कमोडिटी है, ठीक है। दूसरी चीज से बात कर रही हूँ बच्चों, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है, इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। तो जो मार्केट में कमोडिटी बिकती है, उस पे वो इसी दाम पे नहीं बिकेगी, उस पे या तो गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट से इंक्रीज हो जाएगा, या अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, लुक एट दिस। सो मार्केट प्राइस जो भी मैंने आपको कहा इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर मैंने कहा गवर्नमेंट ने 10% का टैक्स लगाया, 10% मतलब 10% ऑफ दिस इज 50। तो 500 रुपए की मेरी कमोडिटी है, गवर्नमेंट ने 50 रुपए टैक्स लगाया, जो खरीदार हैं, बायर्स जो हैं, उनके लिए कमोडिटी की कीमत हो गई 550। तो ये थी मेरी फैक्टर कॉस्ट, ये है इनडायरेक्ट टैक्स, और ये है मार्केट प्राइस। सो मार्केट प्राइस हमने क्या कहा, इज द प्राइस एट विच द कमोडिटी और द प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। तो मार्केट प्राइस में बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाएगा, ठीक है, तो प्लस इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। बट अगर मैं कहूं गवर्नमेंट टैक्स ना लगा के मेरी कोई ऐसी कमोडिटी है जिसकी प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाह रही है, या कंज्यूमर्स के लिए उसका प्राइस कम करना चाह रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडाइज करेगी उसको, ठीक है। तो सब्सिडी क्या होती है, फाइनेंशियल या इकोनॉमिक असिस्टेंस, राइट।
तो अल्टीमेटली सब्सिडी कैसे काम करेगी, प्राइस रिड्यूस कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं सेम चीज ले रही हूँ, मेरी कमोडिटी की एक्चुअल वर्थ है 500, ठीक है। तो जब ये मार्केट में गई, गवर्नमेंट इसको बढ़ावा देना चाह रही है और गवर्नमेंट कहती है कि आप 500 पे ना बेच के आप इसको 450 पे बेचो, और 50 रुपए हम आपको देंगे हर यूनिट के लिए, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट एट 500, यू टेक 50 फ्रॉम अस, 450 पे आप इसको अपने कस्टमर्स को बेचो। तो उस केस में बच्चों क्या हो जाएगा, मेरी फैक्टर कॉस्ट थी 500, गवर्नमेंट प्राइस कम करने के चक्कर में सब्सिडी दे रही है 50, तो मार्केट प्राइस जो लोगों को मिलेगा, ठीक है, जिसपे लोग इसको खरीदेंगे मार्केट में, सो दैट मार्केट प्राइस विल इवेंचुअली विल बी लोअर देन दिस। तो 50 इसमें से माइनस हो जाएगा, सो दैट विल बी अ 450, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ गया, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज कर देता है मार्केट प्राइस को, और सब्सिडी माइनस होती है बिकॉज सब्सिडीज रिड्यूस द मार्केट प्राइस, दैट इज द वेरी एम ऑफ इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये जो ब्रैकेटेड टर्म है, इसको हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, शॉर्ट फॉर्म NIT बाय द इनिशियल्स, ठीक है। तो याद करो पीछे कंसेप्ट में आपको क्या बताया था जब डेप्रिसिएशन पढ़ा था, नेट मतलब, नेट सिर्फ हमेशा डेप्रिसिएशन के लिए नहीं यूज करेंगे, नेट का मतलब होता है माइनस ऑफ समथिंग, वी आर डिडक्टिंग समथिंग, राइट। तो यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस नेट ऑफ सब्सिडी, सो माइनस ऑफ सब्सिडीज, IT माइनस सब्सिडी गिव मी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस बच्चों, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस समझ आ गया, राइट। अब ये वाली जो मेरी इक्वेशन है ना, मैं ऊपर भी हालांकि मार्क करूंगी, व्हेन आई टेक यू बैक टू द कंसेप्ट, ये बच्चों मेरी सेकंड इक्वेशन है। याद करो पहली की इक्वेशन मैंने आपको क्या मार्क करके बताई थी, लेट मी राइट ओवर हियर। पहली इक्वेशन हमने डेप्रिसिएशन वाली पढ़ी थी, और हमने कहा था नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, करा था ना। ये मैंने आपको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कराई थी, और कहा था 3 इक्वेशंस आएंगी जो कि बेस है, पूरा फाउंडेशन है इस एनालिसिस में, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आ गई हमारी मार्केट प्राइस MP, इसको ऐसे भी याद रखना फिलहाल के लिए, MP इज इक्वल टू FC प्लस NIT, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट में NIT जुड़ेगा तो मार्केट प्राइस आएगा। याद रखने का सिंपल तरीका, मार्केट में जब भी कोई चीज जाती है तो उस पर टैक्स जुड़ता है या सब्सिडी माइनस हो जाती है, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस, राइट। अब बच्चों हम ये पढ़ क्यों रहे हैं उसकी रेलेवेंसी बता देती हूँ। नेशनल इनकम जो हमारा कंसेप्ट है, ठीक है, तो अभी भी हमने सारे कंसेप्ट नहीं पढ़े, इसलिए मैं उसको खोल के नहीं बताऊंगी कि नेशनल इनकम स्टैंड्स फॉर व्हाट। सो जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मोर, 1 or 2 और क्लासेस। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना बता दूं, नेशनल इनकम हमारा फैक्टर कॉस्ट का कंसेप्ट है, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम जुड़ती है, ट्रांसफर इनकम नहीं जुड़ती। तो ट्रांसफर इनकम नहीं जुड़ेगी तो मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस भी उसमें नहीं शामिल होंगे और सब्सिडी भी नहीं होगी, राइट, बिकॉज दे आर ट्रांसफर इनकम्स और ट्रांसफर पेमेंट्स, तो दे आर नॉट काउंटेड इन योर नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम मेरे को क्या बताती है, मैंने आपको क्या डेफिनेशन लिखवाई थी याद करो, मनी वैल्यू, ठीक है। मार्केट वैल्यू नहीं लिखवाया था, ये मार्केट वैल्यू है। मार्केट प्राइस मतलब मार्केट वैल्यू, समझने के लिए, ठीक है। मार्केट प्राइस मतलब जो मार्केट वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी है, पर फैक्टर कॉस्ट मतलब एक्चुअल वर्थ या एक्चुअल वैल्यू। तो आपको जो लिखवाया था एक्चुअली हम मनी वैल्यू लिख देती हूँ ताकि सेम उससे रहे जो हमने पढ़ते आए हैं। तो हमने नेशनल इनकम की डेफिनेशन में क्या लिखा था बच्चों, मनी वैल्यू ऑफ नेट फ्लो ऑफ वट एवर, राइट। तो नेशनल इनकम में आपका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द फैक्टर कॉस्ट कंसेप्ट and not the market price concept, and that is the reason we are studying this concept in detail and distinguishing them, ठीक है। आई होप बच्चों वी आर क्लियर विद दिस, राइट। सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग इसको कंप्लीट करते हैं, एक बार ऊपर देखेंगे आप। तो जैसे अभी हमने पढ़ा आपको, सो रिलेटेड टू दिस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी हमने नीचे पढ़ लिए, ठीक है, तो उससे भी डिटेल मार्क कर लीजिए। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, इज अ डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। सो ये आप नीचे ऑलरेडी देख ही चुके हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस IT माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, यहाँ पे आपके लिए वो नई चीज नहीं होनी चाहिए, आप पढ़ चुके हैं गवर्नमेंट बजट के चैप्टर में, बट स्टिल यहाँ पे मार्क कर लेते हैं।
तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप वही वाली डेफिनेशन भी लिखें, सिर्फ अगर आप ऑन गुड्स एंड सर्विसेज भी लिखते हैं तब भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अ जीएसटी, राइट। सो इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, यही पढ़ा था हमने। फॉर एग्जाम्पल, इफ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन सेट ऑफ स्पीकर्स इज 500, government levies GST of 10%, then price will increase to 550 due to the indirect taxes। 50 रुपए उस पर टैक्स लग जाएगा तो मार्केट प्राइस बढ़ गया। ठीक है। सब्सिडी क्या होती है, डेफिनेशंस पता होनी चाहिए बच्चों यहाँ पे, तो वो याद करेंगे और बुक की ही डेफिनेशन प्रेफरेबली याद करें। सब्सिडीज आर दी इकोनॉमिक या फाइनेंशियल असिस्टेंस भी इसको बोल सकते हैं बच्चों, given by the government to the firms and households with the motive of general welfare। तो या तो फर्म्स को सपोर्ट करने के लिए या हाउस होल्ड्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल असिस्टेंस या हेल्प देती है विद द एम ऑफ जनरल वेलफेयर, दैट इज नथिंग बट टर्म्ड एज सब्सिडी। और सब्सिडी का रोल क्या है, मार्केट प्राइस को कम करना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एलपीजी सिलेंडर सोल्ड एट द सब्सिडाइज्ड रेट्स, राइट। So subsidies are opposite to indirect taxes as they reduce the market price of the commodity। So in example जो ऊपर जैसे 500 के स्पीकर वाला दे रहे हैं, if government grants a subsidy of 10, then the price of speakers will fall from 550 to 540 due to the subsidies। ठीक है। So I hope we have understood the NIT का concept, indirect taxes and subsidies। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने दूसरी इक्वेशन देखी, ठीक है, हमने NIT पढ़ लिया ऊपर, और ये वाली जो आपकी इक्वेशन है, दैट दिस इज योर इक्वेशन 2, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर इट, राइट। एंड फैक्टर कॉस्ट हमने क्यों पढ़ा है, बिकॉज नेशनल इनकम इज अ फैक्टर कॉस्ट कंसेप्ट एंड नॉट अ मार्केट प्राइस कंसेप्ट। नेशनल इनकम में आपके टैक्सेस या सब्सिडीज नहीं जुड़ते हैं। ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, द टू concepts I have done in this particular lecture: factor income, transfer income, factor cost and market price। ठीक है। So that is all for this particular lecture बच्चों। Do revise what we have done। I'll continue with the same unit in the next class। So till then, thank you।